तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखो क्या कर लिया था, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन भी हम लोगों ने निपटा लिया है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक है टाइट्रेशन। आप लोगों ने सुना होगा टाइट्रेशन के बारे में कि टाइट्रेशन क्या होता है, और ये कई बार 9th में या क्लास 10th में अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे ये मतलब इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। और अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं है तो कई बार नहीं भी करवाया जाता है। और फैक्ट तो ये कि मैं जो करवाने जा रहा हूँ अगर आपने किया है तब भी ठीक है, नहीं किया है तब भी ठीक है। मतलब मैं जो बताऊंगा उसमें आपको अगर कभी लैब के दर्शन भी नहीं हुए, कभी आपने लैब देखा भी नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसी लॉजिक के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है टाइट्रेशन। सबसे पहली बात कि टाइट्रेशन करते क्यों है, मतलब क्यों करते हैं टाइट्रेशन। तो मतलब कई बार होता है ना कि बच्चे लैब में घूम आते हैं 9th में 10th में, या कई बार जैसे भी 11th में भी कई बार बच्चे लैब में घूम आते हैं, कर तो लेते हैं टाइट्रेशन पर पता ही नहीं होता करते क्यों है, मतलब क्यों किया यही नहीं पता होता। तो पहले समझ लेते हैं टाइट्रेशन करते क्यों है। देखो टाइट्रेशन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे अभी हम लोग एसिड बेस मतलब टाइट्रेशन में मतलब कि यहाँ रिएक्शन करवाना होगा। हम लोग इस चैप्टर में एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे। अगर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके लिए आगे एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन को भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या करवाएंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो देखो टाइट्रेशन में क्या होता क्या है कि एक गिलास में या मान लो बीकर में एक सैंपल होता है, एक सैंपल होता है। अब बोलोगे सर क्या, एसिड या बेस? कुछ भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं होता कि ग्लास में जो लिया वो एसिड है कि बेस है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास में एक सैंपल लिया और हम लोग ऊपर क्या होगा, ऊपर से मतलब अगर ये एसिड है तो ऊपर से बेस ऐड करेंगे, अगर ये बेस है तो ऊपर से एसिड ऐड करेंगे। मतलब जो होगा इसका उल्टा, मतलब एसिड होगा तो बेस ऐड करेंगे रिएक्शन के लिए, और अगर ये बेस होगा तो एसिड ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या होता है, एक तो होता है पिपिट, एक होता है ब्यूरेट। पिपिट ब्यूरेट क्या होता है, अरे यार वो जो मतलब एक होता है इसको ऐसे खींचो और फिर भर जाता है एसिड, फिर ऐसे बंद कर लो, फिर ऐसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिराते हैं, दैट इज पिपिट। और एक खड़ा मतलब स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरा के रिएक्शन करते हैं ब्यूरेट। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं पिपिट या ब्यूरेट जिसका यूज करते हैं। बस आप इतना समझ लो कि ये एक मान लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जहाँ पे दूसरा मतलब कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। अगर ये एसिड होगा तो वो बेस होगा, मतलब यहाँ से ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिराना है एक एक करके। ठीक है, अगर ये एसिड होगा तो बेस होगा, वो बेस होगा कि तो ये एसिड होगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या लेना है, कैसे पता चलेगा। तो और टाइट्रेशन करते क्यों है, तो देखो ये वही समझने की जरूरत है, टाइट्रेशन करते क्यों है। तो इस बात का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे क्या लिया जाता है। तो को टाइट्रेशन करने का पर्पस क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन या मोलैरिटी आपको पता होता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पता होता है, और जो दूसरा सैंपल होता है उसका कंसंट्रेशन या मोलैरिटी नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में क्या होगा, दोनों के मोल सेम होंगे, तो दोनों के मोल को सेम करके क्या करते हैं, दूसरे वाले सैंपल की मोलैरिटी निकालते हैं। मतलब देखो ये मान लो 50 ml है, मान लो 50 ml है, ये कितना वॉल्यूम आएगा, मान लो कि जो भी आया 30-40 ml। अरे यहाँ पे तो रीडिंग रहेगी ना, ये तो हम लोग यहाँ पे भी रीडिंग से देख सकते हैं ये कितना आया। तो इसका वॉल्यूम पता होगा, इसका वॉल्यूम पता होगा, वॉल्यूम तो दिख जाता है। इसका मोलैरिटी पता होगा, किसका, इसका, और इसका मोलैरिटी नहीं पता होगा। तो जब रिएक्शन होगा तो दोनों के मोल सेम होंगे, मोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या होगा, दोनों का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम सेम करेंगे और जो अननोन होगा उसका मिल जाएगा। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, एक नोन सैंपल की हेल्प से हम लोग एक अननोन सैंपल का मोलैरिटी या कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो करते क्यों पहले, तो इसमें नीचे लिखो
देखो इन टाइट्रेशन with the help of a known sample, we determine the concentration of an unknown sample. तो एक नॉन सैंपल के हेल्प से हम लोग एक अननोन सैंपल का क्या निकालते हैं, कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये अब देखो है क्या एक्चुअल में, ये नॉर्मली अननोन होगा, ये क्या होगा, नोन होगा, ठीक है। ये और जब आपके पास दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब यह है कि इसमें लिख लो कि व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो इसमें मतलब कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो दोनों का मोल नियरली सेम होता है, तो उसमें क्या होगा भाई, मोल मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, एंड दूसरे वाले की मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वेट करना होता है। तो एक मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों का भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो एक का मोलरिटी पता होगा और एक का मोलरिटी नहीं पता होगा, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसका यूज करके, इसका टाइट्रेशन का यूज करके, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई टाइट्रेशन करते क्यों, मतलब क्यों करते हैं टाइट्रेशन की, एक नॉन सैंपल होता है, एक अननोन सैंपल होता है, और नॉन सैंपल की हेल्प से अननोन वाले का कंसेंट्रेशन निकल जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। पर दिक्कतें एक्चुअली अभी खत्म नहीं हुई, दिक्कतें अभी स्टार्ट हुई है। अब आप बोलोगे क्या दिक्कत है, देखो सपोज करो आपने नीचे बीकर में HCl लिया था, ठीक है, ऊपर से आप NaOH ऐड कर रहे हो, और HCl का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, मान लो HCl को पानी में डिजोल्व के एक सोल्यूशन है, वो भी वाइट वाइट दिख रहा है पानी के जैसे, मतलब HCl का एक सोल्यूशन वो भी दिख रहा है पानी के जैसे वाइट वाइट, ऊपर से NaOH ऐड कर रहे हैं, वो भी वाइट वाइट दिख रहा है पानी के जैसे, तो हमको पता कब चलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अरे दोनों वाइट है ना, ये हमको ऐसा लगेगा कि वाटर में दूसरा वाटर मिला दिए, दोनों सफेद सफेद है, हमें तो अरे देख के थोड़ी ना पता चलेगा ना कि भाई ये एसिड की बेस है, देख के तो दोनों वाइट वाइट दिखाई देंगे, ट्रांसपेरेंट, तो कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो HCl ये भी वाइट दिख रहा है पानी के जैसे, NaOH ये भी दिख रहा है, आप ऐड कर रहे हो कुछ, मतलब ऐसा थोड़ी ना हो, ऐसा नहीं होता कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा कुछ धमाका हो जाएगा, अरे कोई मूवी थोड़ी ना चल रही कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो एकदम मतलब सब लैब हिल जाएगा और बीकर हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एसिड को बेस से मिलाओगे, इक्विवेलेंस पॉइंट कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों वाइट ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जब आप एसिड से बेस मतलब एसिड में बेस को मिलाओगे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो बीकर हिल जाएगा कि दुनिया कुछ पलटने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको भाई कैसे पता चलेगा, हमको तो दोनों पानी लग रहे हैं, दोनों वाइट ट्रांसपेरेंट, तो कैसे पता चलेगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जब आता है, उसको पता करने के लिए एक हम लोग सब्सटेंस यूज करते जिसका नाम है इंडिकेटर। अरे सुना होगा ना, इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करना, अरे नाम ही इंडिकेट, तो इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करेगा, आपको बताएगा लो भाई आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो हम लोग सोल्यूशन में एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जो हम लोगों को ये बताने में हेल्प करता है कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, रुक जाओ, मतलब इंडिकेटर का काम है बस ये बताना कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, रुको रुको रुको, और जैसे आप रुकोगे तो दोनों का मोल सेम करना है, एक का मोलरिटी पता होगा दूसरे का मोलरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इंडिकेटर, तो नीचे लिखो टू इंडिकेट द इक्विवेलेंस, ये टू इंडिकेट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर इज यूज्ड। फिर आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो एट इक्विवेलेंस पॉइंट indicator changes its color, at equivalence point indicator changes its color, on this basis we conclude that reaction is completed। मतलब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर एसिड को बेस से मिला इक्विवेलेंस पॉइंट है तो कुछ बिजली नहीं कड़केगी कि बिजली कड़क रही है लैब हिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इंडिकेटर कलर चेंज करेगा तभी भाई पता चल पाएगा कि हो गया टाइट्रेशन, ठीक है। इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, पहले देखो हम लोगों को टाइट्रेशन करना है। बहुत बार बच्चों को मतलब 7 से 8 से मतलब मन में रहता है कि सर इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, मतलब ये बात नहीं होती जैसे पेट में हजम नहीं होती, सर कैसे कलर चेंज होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक इंडिकेटर लेते हैं, कौन सा इंडिकेटर है जो सबसे फेमस इंडिकेटर है, कौन सबसे फेमस इंडिकेटर है। हाँ, इंडिकेटर के बारे में मेरे और डिटेल में अगर जाना है, जैसे नेचुरल इंडिकेटर जैसे लाइक आपका एज ओनियन या फिर टर्मरिक, तो इसके बारे में जो मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर जो मैंने बनाया हुआ एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहाँ पे जाके आप कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देख सकते हो, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक टर्मरिक एंड लाइक एनियन मतलब ओनियन। तो ओनियन या फिर आप टर्मरिक को देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कुछ केमिकल इंडिकेटर ले रहे हैं जो लैब में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा फेमस है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर भी कुछ होता है जो भी जानने की जरूरत नहीं है, ये जानना है चलो बता ही देते हैं, वैसे जानने की जरूरत होती है क्योंकि फिनोप्थिलीन का प्रिपरेशन है फॉर्मेशन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है। सब कुछ फिर लिख के याद करना। ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज थैलिक एसिड, ठीक है, ये मैंने शायद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर में बताया होगा, ये इसका कॉमन नेम है। वाटर बाहर निकाला है, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन 2 बार करवाना है, किसके साथ, फिनॉल के साथ। अरे फिनॉल तो पहचानते होगे ना, ये फिनॉल तो भाई बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। अरे ये है ना फिनॉल, ये फिनॉल ओवे से लगा है, तो क्या करना है, इसको बाहर निकाल दो, वाटर, तो जो बनेगा वही ये फिनोप्थिलीन। यही है फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो फिनोप्थिलीन इज वेरी वीक एसिडिक इन नेचर। तो फिनोप्थिलीन कैसा होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है। एक्चुअल में जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो फिनोप्थिलीन होगा या फिर मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल रेड होता है, फिर जो भी ब्रोमोथाइमिल ब्लू, बहुत से इंडिकेटर होते हैं, तो वो मोस्टली या तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं फिर स्लाइटली बेसिक होते हैं। मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं करेगा। कलर चेंज करने के पीछे इनका जो मतलब लॉजिक या जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, स्लाइटली एसिडिक या बेसिक। तो फिनोप्थिलीन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में। तो लिख लिया आप लोगों ने, स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में। अब पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कलर कब चेंज करता है। तो देखो होता क्या है, अगर पीएच 8 से कम है, अगर एक्चुअल वैल्यू पूछा जाए तो 8.3 है, 8 भी चलेगा। अगर पीएच, देखो एग्जैक्टली याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप बहुत डिटेल में जाना चाहो तो 8.3 लिख लो, चलो अब ठीक है। तो ये होता है कलरलेस, मतलब कि फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मतलब
अगर आपका पीएच कम है तो, ठीक है। वो देखो वो एसिडिक है नेचर में, मतलब वीक एसिड है, मतलब बहुत वीक एसिड है, तो जब सोल्यूशन एसिडिक होगा तो वो कुछ नहीं करता है। और जब पीएच जो होता है 8.3 से 10 के बीच में होता है, तो ये लाइट पिंक होता है। अरे भाई हल्का पिंक, लाइट पिंक होता है, समझ में आ रहा होगा ये। और अगर पीएच 10 से बढ़ गया तो ये डार्क पिंक हो जाता है। पीएच अगर आप बढ़ाते जाओगे तो अगर आप कभी गौर करो तो पहले लाइट पिंक, फिर डार्क पिंक, और डार्क, अगर आप पिंक को रियल लाइफ में डार्क करते जाओ तो वो कुछ कुछ पर्पल जैसा बनेगा, या जिसको मैं बहुत ही अगर एग्जैक्टली बोलूं तो क्या बनेगा आपका मैजेंटा कलर होता है भाई, मैजेंटा कलर सर्च करना, ये पर्पल बनेगा, ठीक है। या बेटर होगा पिंक लिख लो, ठीक है। अब आप लोग भी सोच रहे होगे कि सर को कैसे पता मैजेंटा कलर। एक्चुअली में मैजेंटा कलर क्या है कि मुझे भी पहले नहीं पता था। एक तो मतलब जब मैंने पढ़ा 11th में, तब मैंने पहली बार सुना मैजेंटा कलर। अभी कई बार आएगा केमिस्ट्री में, पर मैं भूल जाता था, मतलब क्योंकि अजीब सा नाम है मैजेंटा, मैजेंटा कलर, तो भूल भी जाया करता था। फिर मुझे याद कैसे रहा, तो मैं एक्चुअल में नासिक में पहले था, मैंने बताया होगा 2012 से 2016 तक मैं नासिक में था। बीच में 2 सालों के लिए मैं दिल्ली में था एक्चुअल में। तो दिल्ली में क्या होती है, जो मेट्रो चलती है उनमें वो कलर के नाम से उनके लाइन डिसाइड है, जैसे रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, तो वहाँ पे एक मैजेंटा लाइन है। तो मैजेंटा लाइन तो इसलिए मुझे वो याद हो गया कि मैजेंटा कलर होता है, बस हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो डार्क पिंक को डार्क करते जाओगे तो पर्पल बन जाएगा, समझ लो, पर्पल या मैजेंटा कलर एग्जैक्टली बोला जाए तो मैजेंटा कलर होगा एक्चुअली, ये पर्पल, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा पीएच बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा डार्क कलर होगा। तो देखो होता क्या है, जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है तो उस समय बोलते इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। तो मतलब कि इस समय वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, ये इस समय, ठीक है। ये तो इस समय क्या होता है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, ठीक है। ये तो फिनोप्थेरिन क्या होता है, मतलब 8 से कम पे कलरलेस होता है, और वो मतलब आपका ऐसा होता है, मतलब कि फिनोप्थेरिन क्या होता है आपका एंस, मतलब फिनोप्थेरिन क्या होता है, देखो वो वीक, मतलब क्या है आप ऐसे समझ लो, फिनोप्थेरिन एक वीक एसिडिक है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे ये IN का मतलब इंडिकेटर, ठीक है। ये एक्चुअल में कलरलेस होता है, मतलब ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। इंडिकेटर जो होता है वो फिनोप्थेरिन कलरलेस होता है। जब ये H का लॉस करता है और ये बनाता है IN-, अरे वीक एसिड है, जो फिनॉल में जो OH जो होता है उसका O से H को निकाल दो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है पिंक कलर का। तो भाई जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाएगा कलर उतना ज़्यादा पिंक होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा पीएच होने पे आपको वो खराब, मतलब वही खराब का मतलब कि आपको उतना नहीं लेके जाना होता डार्क पिंक, आपको यहीं पे रोकना होता है एक्सपेरिमेंट को। क्यों रोकना होता है अब इसको समझ लेंगे लॉजिक को। तो वो जो फिनोप्थेरिन होता है वो कलरलेस होता है, पर जब वो H का लॉस करता है और क्या बनाता है अनायन, तो वो पिंक कलर का होता है। तो अब समझते हैं कि भाई इंडिकेटर कलर चेंज करता कैसे, सारा लॉजिक। बचपन से ये मतलब होता है ना कि कई लोगों का क्यूरियोसिटी कि कैसे सर कलर चेंज करता है। तो ये मान लेते हैं एक सोल्यूशन है, और यहां पे ले लेते हैं HCl, मान लो HCl का सोल्यूशन है ये, ठीक है। इंडिकेटर जब आप लैब में यूज करोगे तो बोला जाता है 1-2 ड्रॉप लेना है, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर भर के डाल दिया, दिक्कत हो जाएगी फिर उस केस में। 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर, ठीक है, मतलब 1-2 ड्रॉप हमने इंडिकेटर डाल दिया, ठीक है। इंडिकेटर मतलब वही आपका, आप लोगों का फेवरेट फिनोप्थेलिन, ठीक है। ऊपर से क्या ऐड कर रहे, बेस, NaOH को ऐड किया जा रहा है।
अब जो अभी तक चैप्टर में पढ़ाया गया उस पर आराम से जाओ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों प्रेजेंट होता है तो पीएच कौन डिसाइड करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इवन स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, वीक एसिड का एक, अरे इंडिकेटर बोला 1-2 बूंद लेने के लिए, एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर से अमाउंट भी ज़्यादा, तो उसके सामने भी इसकी कोई औकात ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मतलब कुछ नहीं होगा मतलब कि देखो फिनोप्थेलिन तो कलरलेस होता है, जब वो H का लॉस करेगा तब वो पिंक कलर का आएगा। अब क्वेश्चन वही आता है कि उसको H लॉस करने का मौका कब मिलेगा, मतलब जब वो H को निकालेगा और अपना अनायन बनाएगा तब वो पिंक कलर का होगा। HCl के सामने इसकी तो कोई औकात ही नहीं, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा? स्टिल कलरलेस। मतलब अगर आप HCl में सिर्फ 1-2 बूंद डालना हो तो ज़्यादा डाल दोगे दिक्कत हो जाएगी, फिर 1-2 बूंद इंडिकेटर डाल दिए, स्टिल कलरलेस। ठीक है, फिर हम लोग NaOH को ऐड करेंगे। NaOH को ऐड करते हैं, धीरे धीरे पहले रिएक्शन कौन करेगा? अरे भाई अभी तो 2 लेक्चर पहले एक क्वेश्चन करवाया हुआ है इस पे, तो जब आप NaOH को ऐड करोगे तो पहले रिएक्शन कौन करेगा? HCl। ठीक है, HCl रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन से HCl का अमाउंट कम होने लगेगा। ठीक है, NaOH अरे बूंद बूंद ऐड होता जाएगा, HCl का अमाउंट कम होता जाएगा। थोड़ी देर बाद HCl खत्म हो जाएगा, अरे थोड़ी देर बाद तो खत्म हो जाएगा ना, ये HCl खत्म हो गया। जैसे ही HCl खत्म हुआ, मान लो NaOH को ऐड करते जा रहे, HCl खत्म हो गया, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? इंडिकेटर। अरे स्ट्रॉन्ग के सामने ये तो 1-2 बूंद, एक तो वीक ऊपर से अमाउंट कम, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब HCl खत्म होगा तो किसका नंबर आएगा? इंडिकेटर का। और जैसे ही फिनोप्थेलिन NaOH से रिएक्शन करेगा तो इससे फिर वही IN- बनने लगेगा, और जैसे ही बनेगा तो ये क्या होगा? पिंक कलर आ जाएगा और आपको रिएक्शन रोकना है। ठीक है, तो एक बात को पहले समझ लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंक कलर जितना हल्का होगा, जितना लाइट होगा, आपका एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा माना जाएगा। मतलब जब आप लैब में नए नए जाते हो, ये एक्चुअल में मतलब मेरे साथ हो रखा है और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है कि आप जब केमिस्ट्री लैब में नए नए जाते हो तो जब कलर बनता है ना तो बहुत मजा आता है, अरे वाह पिंक कलर और डार्क बना दो, और उस चक्कर में एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। मतलब अरे दिखता ना भाई सोल्यूशन व्हाइट था पिंक आ गया, मजा था, वाह, और डार्क करते हैं फिर गलत। देखो पहले समझ लो कि कर क्यों रहे, मतलब सारा लॉजिक यही है कि कर क्यों रहे। अगर आपको ये पता चल गया कि कर क्यों रहे तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। देखो पहले समझो लॉजिक क्या था। टाइट्रेशन में एक अननोन सैंपल होता है और एक नोन सैंपल, अननोन और एक नोन सैंपल। नोन सैंपल की हेल्प से आपको अननोन सैंपल का मोलैरिटी निकालना होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? M1 V1, मतलब दोनों का मोल सेम करना होता है M2 V2। ठीक है, इसका मोलैरिटी मान लेते पता है, ये नोन है, और इसका निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम मान लो आपने इसका मेजर कर लिया 50 ml, मान लो इसका वॉल्यूम 50 ml, इसका वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम तो क्या होगा, आप NaOH को ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम तो रीडिंग लेना पड़ेगा कितना लिया। ठीक है, तो हम लोगों का देखो पर्पस क्या है, हम लोगों का पर्पस है इसका मोलैरिटी निकालना। ठीक है, इसका हम लोगों का पर्पस इंडिकेटर के साथ कुछ उसका कलर को देखना नहीं है। हम लोगों का काम ये नहीं कि भाई कलर कितना डार्क होगा ये देखना, अरे हमें लोगों को कलर से कोई मतलब नहीं। क्या है लॉजिक? टाइट्रेशन में एक नॉन सैंपल की हेल्प से नॉन सैंपल का मोलैरिटी निकाला जाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें क्या होता है पता ही नहीं चल पाता कि क्या हुआ, मतलब जब अगर आप इंडिकेटर नहीं लोगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ। तो हम लोगों को रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट पे रोकना होता है कि कब एसिड और बेस सेम हो गए, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन को रोकना होता है। अब समझो, आप जब NaOH को HCl में ऐड करोगे, HCl जैसे ही खत्म होगा, आप एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप NaOH डालोगे तो फिनोप्थेलिन से रिएक्शन करेगा, और फिनोप्थेलिन क्या होगा, एक ड्रॉप आपने डाला तो फिनोप्थेलिन से रिएक्शन करोगे तो थोड़ा सा ये I- बन जाएगा, थोड़ा सा I- बनेगा तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? पिंक। तो आपको रिएक्शन रोकना है, रिएक्शन को इक्विवेलेंस पॉइंट पर रोकना होता है। अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो आप इक्विवेलेंस पॉइंट के आगे निकल गए तो कलर ये डार्क पिंक हो जाएगा और आपका एक्सपेरिमेंट गलत माना जाएगा। अगर आप लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट करते हो
सॉल्यूशन में का अगर कलर ज़्यादा डार्क हो गया पिंक, तो वो एक्सपेरिमेंट गलत माना जाता है। पिंक कलर जितना लाइट होगा, मतलब आप इक्विवेलेंस पॉइंट के उतना क्लोज हो, तो आपकी वैल्यू उतना ही सही आएगा और आपका एक्सपेरिमेंट सही माना जाएगा। मतलब इमोशनल होकर पिंक कलर को ज़्यादा डार्क मत कर देना, फिर गलत हो जाएगा, नेगेटिव में मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब गलत हो जाएगा। और क्या समझ में आ रहा है ये? इवन इस बार जे एडवांस में 2020 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आया ये? तो इक्विवेलेंस मतलब क्यों करते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए दोनों का मोल सेम होना चाहिए, हमको ये करना है। तो मोल सेम होने के लिए मतलब कि आपको वही इसकी मोलैरिटी पता है, इसकी मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी सही तभी निकलेगी जब दोनों का वॉल्यूम सही से निकालो। इसका वॉल्यूम तो पता है, इसका वॉल्यूम सही से निकालने के लिए इसको इक्विवेलेंस पॉइंट पर रोकना है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि बेस मतलब जैसे ऐड होगा तो इंडिकेटर थोड़ा सा रिएक्शन करेगा, तो कलर आपका I- बन जाएगा। तो समझ में आ गया पूरा लॉजिक ये? तो याद रखना कि कलर जितना लाइट होगा, ये एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा माना जाता है। और किस तरीके से कलर चेंज करते हैं, सब लॉजिक समझ में आपको आ गया होगा। एक इंडिकेटर और उसके बारे में लिख लेंगे, फिर टाइट्रेशन पे आते हैं। अरे दूसरा फेवरेट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें नीचे लिख लो, लिखो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज वीक बेसिक इन नेचर। तो ये कैसा होता है? वीक बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। देखो अगर pH 3.5 से कम होता है तो ये नॉर्मली रेड कलर का होता है, प्योर रेड। और अगर pH 3.5 से लेके 5 के बीच में होता है तो ये होता है ऑरेंज, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट, मतलब चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब चेंज हो रहा है। या फिर ये आपका होता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। और इसमें फिर अगर pH की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो येलो कलर का, ठीक है ये। तो मतलब जब इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो इसका कलर ऑरेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट कलर ऑफ दिस इंडिकेटर बिकम्स ऑरेंज, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है आपको नॉर्मली यूज करने के लिए 11th 12th में नहीं मिलता है। मतलब कई बार मतलब देखो होता है कि एक इंडिकेटर टीचर दिखा देगा पर आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, और दूसरा होता है कि आपको यूज करने के लिए मिल जाए। नॉर्मली 11th 12th में या 9th 10th में मिथाइल ऑरेंज यूज करने के लिए नहीं मिलता है, और फेनोल्फथालीन मतलब मिल जाता है, और कई बार ये दे भी दिया जाता है। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल या कॉलेज या जूनियर साइंस कॉलेज टू जूनियर साइंस कॉलेज, डिपेंड करता है। इसमें क्या है दिक्कत ये समझते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये जो इंडिकेटर के बारे में, पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस समझ लो। हम लोगों को ये इंडिकेटर मतलब मैं जिस स्कूल से था वहाँ पे हमको क्लास 11th में नहीं 12th में ये इंडिकेटर यूज़ करने का मौका मिला। मतलब ये इंडिकेटर यूज़ करने का मौका मिला भाई जब होते स्कूल, मतलब हम मतलब मैं तो डेली स्कूल जाया करता था, तो यही होता था कि भाई लैब करेंगे, कुछ करेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब लैब जाओ तो लगता है कि अब कुछ कर रहे हैं साइंस में। पढ़ के ऐसा लगता था स्कूल में कि मतलब वेस्ट हो रहा है। मतलब ऐसा होता है ना स्कूल के टाइम पे तो लगता है कि आज लैब गए तो मतलब साइंटिस्ट ही बन गए, और बाकी पढ़ उड़ गए तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं था एक्चुअल में। तो जब 12th में मतलब फेनोल्फथालीन यूज़ कर रखा था, जब 12th में हमको मिला मिथाइल ऑरेंज यूज़ करने का मौका। तो देखो ऐसा था कि आप पहले इसको ध्यान से समझना कि क्या मिस्टेक हुआ, और वो मिस्टेक इसी मिस्टेक को वजह से इसको कई बार यूज़ करने नहीं दिया जाता है। तो मान लो ये एक HCl है, ठीक है। यहाँ पे आपने मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। HCl के सोल्यूशन में भी क्या रहेगा? रेड। अरे भाई एसिडिक सोल्यूशन में वो रेड रहेगा, ठीक है। प्योर रेड कलर का सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आप NaOH को ऐड करोगे, जब आप NaOH को ऐड करोगे तो क्या होगा कि
धीरे धीरे क्या होगा, HCl का अमाउंट कम होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि ये खत्म हो जाएगा, HCl खत्म हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे वही जैसे आप NaOH को ऐड कर रहे हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, तो कलर क्या हो जाएगा, रेड से ऑरेंज एक्चुअल में। और इंडिकेटर क्या होता है, जैसे बोला 1 या 2 बूंद ही लिया जाता है। तो अब जैसे मान लो रेड कलर का सोल्यूशन, मान लो रेड कलर का सोल्यूशन है और आप NaOH को डाल रहे हो, तो देखो ये HCl खत्म हो, ये तो समझना पड़ता है, मतलब बस सही टीचर ने हमको बोला कि भाई HCl खत्म हो जाएगा, तो रेड खत्म हो गया धीरे धीरे, मतलब रेड खत्म हो गया एकदम दिख रहा था और ऑरेंज आ गया। तो वो और मतलब रेड तो पूरा डार्क रेड दिख रहा था, पर ऑरेंज होता उसको देख के मजा नहीं आया। मतलब ऑरेंज मतलब कि जैसे ना तो ब्राइट ऑरेंज, अरे ऑरेंजेस जैसे संतरे जो खाते एकदम प्योर, मुझे लगा कि वैसा ऑरेंज आएगा। ऑरेंज आया तो मजेदार ऑरेंज नहीं आया, उसको देख के मुझको मजा नहीं आया, मतलब कि ऑरेंज बन गया, घिसा पीटा सा ऑरेंज था, ऑरेंज बन गया। तो मैंने सोचा कि ये शायद से और डार्क ऑरेंज होना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे, मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने क्या किया, 1-2 ड्रॉप और NaOH को डाल दिया और वो ऑरेंज से हो गया येलो। तो मुझे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट ऑरेंज पे रोकना था, पर मुझे ऑरेंज पे लगा कि शायद ये और अच्छा ऑरेंज हो जाए, और 1-2 ड्रॉप डालते वो हो गया येलो, और पूरा एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो गया। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपको ऑरेंज पे रोकना होता है, रेड और येलो पे नहीं। तो इसमें मिस्टेक यही होती है कि अगर आप इसमें ध्यान नहीं दो तो कब रेड से येलो हो जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। जैसे लास्ट वाले केस में क्या था, कलरलेस था, हल्का पिंक है, अरे कलरलेस दिख रहा है, हल्का पिंक है, आप रोक दोगे, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरा डार्क रेड था, फिर डार्क रेड से वो ऑरेंज की तरह थोड़ा सा कन्वर्ट होगा और फिर येलो आ जाएगा। तो वहां पे बीच में रोकना होता है। और अगर आप इसमें मतलब यही होता है कि आप कई बार यूज करोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ पे रोकना होता है। पहली बार में तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा, पहली बार आपको पता नहीं चलेगा कि ऑरेंज आ गया, तो रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो, तो वहां पर रोकना होता है। तो एक्चुअल में ये ऑरेंज पे रोक देना होता है, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो जाती है। अब आप बोलोगे कि सर ये ऑरेंज कलर कैसे आता है, तो मैं इसको भी बता देता हूं। देखो है क्या, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एक बेस है। तो बेस का रिएक्शन एसिड से होता है। तो होता क्या है, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये क्या होता है, ये आयन के फॉर्म में होता है, तो ये होता है आयनाइज्ड। तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, ये एक्चुअल में रेड कलर का होता है। एक्चुअल में जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तो मतलब भाई पीएच आपके पास काफ़ी कम होना चाहिए, 3 या 3.5 से कम होना चाहिए, तो वो आयनाइज्ड हो जाता है। मतलब वही, मतलब ध्यान रखना कि काफ़ी वीक बेस है, तो वो क्या होता है आयनाइज्ड फॉर्म में रेड कलर का होता है, ठीक है। जब पीएच ज़्यादा होता है, मतलब जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये अनआयनाइज्ड होता है और एक्चुअल में ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब समझो क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। मान लो आपके पास एक HCl का सोल्यूशन है, आपने मिथाइल ऑरेंज डाला, पूरा आयनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो बेस है तो एसिड के साथ जाएगा, पूरा का पूरा आयनाइज्ड हो जाएगा, वो कलर क्या आएगा, रेड, ठीक है। अब आप जब इस मतलब ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, वही मतलब मान लेते हैं ऊपर से आप क्या ऐड कर, NaOH को ऐड करते हैं, ऊपर से आप NaOH को ऐड करते हो। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद करो मैंने एक बताया था रिएक्शन, देखो जो मिथाइल ऑरेंज होगा वो HCl के साथ मिलके वो सॉल्ट बनाएगा, और मिथाइल ऑरेंज खुद सोचो वो एक वीक बेस है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि दोबारा क्या बनता है, बेस, और दोबारा क्या बनेगा, सॉल्ट। बस कंडीशन ये है कि ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब देखो होता क्या है, आप अब आराम से सोचो, फीलिंग लेके सोचो। HCl के सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को डाला, मिथाइल ऑरेंज ने एक क्या बनाया, एक सॉल्ट बना लिया और आयनाइज्ड हो गया, कलर रेड आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, जब आप NaOH को मिलाओगे धीरे धीरे, पहले बचे हुए HCl, धीरे धीरे जो बचा हुआ HCl उनको कंज्यूम कर लेगा, मतलब वही एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा। फिर जो मतलब सॉल्ट मतलब HCl ने
मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलकर बनाया था उससे रिएक्शन करेगा और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को बाहर निकाल देगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कुछ आयनाइज्ड अरे जब आप डालोगे, मान लो कि सपोज करो आराम से जो एसएल खत्म हो चुका है, एक ड्रॉप डाला और मिथाइल ऑरेंज पहले से कम है, एसएनिक बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े बहुत सॉल्ट बने, जैसे आप NaOH डालोगे तो वो जो मिथाइल ऑरेंज का जो सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, कुछ मिथाइल ऑरेंज को बाहर निकाल देगा, तो कुछ को बाहर निकाल देगा, तो जो बाहर निकालेगा वही वो अनआयनाइज्ड रहेगा, वो बाहर निकल के वो प्योर, और कुछ मतलब आपके पास क्या होगा, स्टिल सॉल्ट के फॉर्म में होंगे। तो सॉल्ट वाला कैसा होता है, रेड कलर का, सॉल्ट रेड कलर का, और अनआयनाइज्ड वाला कैसा होता है, येलो कलर का। रेड और येलो को अगर आप मिक्स करोगे तो आराम से सोचो कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज। इसीलिए जब चेंज होता है तो वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रेड और येलो का मिक्सर है। मतलब प्योर ऑरेंज तो नहीं दिखाई देता, मैंने जैसे बताया कि एकदम देख कैसे नहीं लगेगा अरे ऑरेंज फीलिंग आ गया, मिक्स है तो कुछ कुछ ऑरेंज मतलब दिखता है, पर अगर ज़्यादा ऐड कर दोगे तो सबका सब अनआयनाइज्ड हो जाएगा और कलर येलो आ जाएगा। तो इसीलिए इस इंडिकेटर को यूज़ करना पहली बार या मतलब स्टार्टिंग में रिस्की होता है, धीरे धीरे अगर आप इसमें प्रो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा ये। रेड, फिर दोनों आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है तो ऑरेंज, और लास्ट में अनआयनाइज्ड तो येलो। ठीक है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातों को लिख लेते हैं इंडिकेटर के रिगार्डिंग और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पहले बातों को लिख लेते हैं, तो इसमें नोट करके लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट करके लिखो। तो कुछ जितने भी केमिकल इंडिकेटर होते हैं लाइक फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल लेड, जितने भी होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर क्या होते हैं, वीक एसिडिक या फिर वीक बेसिक होते हैं नेचर में। जो इंडिकेटर वीक एसिडिक होता है नेचर में, जैसे कि फिनोल्फ्थालीन, वो जो वीक एसिडिक होगा वो बेसिक सोल्यूशन में कलर चेंज करेगा। अरे भाई एसिडिक है, कलर चेंज करने का मतलब है कि वो अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड हो गया। तो आयनाइज्ड तब होगा जब उसका नेचर उल्टा होगा, मतलब कि एसिडिक है तो जब उसको बेस मिलेगा तब वो H का लॉस करेगा। या फिर जो बेसिक इंडिकेटर होते हैं तो वो कलर चेंज तब करते हैं जब सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो मोस्ट ऑफ द केमिकल इंडिकेटर आर वीक एसिडिक और वीक बेसिक इन नेचर। वीक, आगे लिखो, वीक एसिडिक इंडिकेटर चेंजेस कलर इन बेसिक मीडियम, whereas weak basic indicator changes color in acidic medium। ठीक, इसी में नीचे लिखो, देखो दो इंडिकेटर पे हमारा सारा फोकस करना है तो उनके बारे में लिखवा देता हूँ। इसमें नीचे लिखो फिनोल्फ्थालीन इज वीक एसिडिक इन नेचर, so it changes color in basic medium, whereas methyl orange is weak basic in nature, so it changes color in acidic medium। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो एक बात को समझना है, देखो जो कलर का चेंज होना चाहिए वो सडन होना चाहिए, मतलब सडनली, मतलब सडन पीएच का चेंज, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे पता ना, जैसे मान लो फिनोल्फ्थालीन है तो कलरलेस, लाइट पिंक, डार्क, सडन चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेंगते हो रहा है, पता चला कि लाइट पिंक आ गया और 4 बूंद डाल दिया NaOH तो फिर भी लाइट पिंक रहा। तो वैसे केस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट फिर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे क्या होता है कि आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पर रिएक्शन को रोकना होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप रिएक्शन का मतलब रोक तभी पाओगे सही से जब आपका इंडिकेटर का चेंज, कलर का चेंज सडन हो। पता चला कि फिनोल्फ्थालीन में लाइट पिंक आ गया और 4 ड्रॉप मतलब NaOH डाला फिर भी लाइट पिंक है, तो फिर तब तो पता नहीं चलेगा ना कि पहले वाले पे रोकना था कि बाद वाले में रोकना था। तो इंडिकेटर का याद रखना कि कलर चेंज सडन होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप क्या होगा कि पहले रोक पाओगे। अगर कलर का चेंज स्लो हो रहा है तब तो कलर ही नहीं चेंज हो रहा। आप मतलब देखो, अगर कलर का चेंज स्लो है, आप NaOH को ऐड करते गए, कलर का चेंज नहीं हो रहा, तो वैसे केस में आप NaOH का वॉल्यूम गलत ले लोगे, और NaOH का वॉल्यूम गलत लोगे तो जो अननोन सैंपल जो HCl रहता है उसका फिर मोलैरिटी गलत निकलेगा, तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इंडिकेटर मस्ट
change its color suddenly। इसमें लिख लो कि sharp change in color, sharp change in color मतलब सडन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर कभी बफर सोल्यूशन बन गया, आप बोलोगे सर ये क्या, हाँ आगे आएगा। मान लो कभी मतलब जैसे मान लो कि फिनोप्थ्रिन कलर का चेंज करता है 8, 9, 10 के आसपास, और सपोज करो 8, 9, 10 का एक बफर बन गया। मान लो कि आपका एक बफर बन गया, बेसिक बफर, ठीक है, कितना 8, 9, 10 के आसपास एक बफर बन गया, और बफर के केस में पीएच का चेंज स्लो होता है, और आपको बोला कि मतलब इंडिकेटर का कलर चेंज सडन होना चाहिए। तो वैसे केस में क्या होगा, फिर इंडिकेटर सही से वर्क नहीं करेगा और इंडिकेटर वही इम्प्रॉपर वर्क करेगा, फिर हम लोग उस इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। मतलब कि इंडिकेटर जहां पे कलर चेंज करता है वहां पे पीएच का चेंज फास्ट होना चाहिए। अगर वहां पे बफर सोल्यूशन बन गया तो इंडिकेटर का कलर चेंज फास्ट नहीं हो पाएगा, और फिर आप वैसे इंडिकेटर का यूज नहीं करोगे, वो इंडिकेटर फिर गलत रीडिंग दिखाएंगे। तो इसमें नीचे लिखो, फिर लिखो कि इंडिकेटर वर्क्स प्रॉपरली ओनली व्हेन चेंज इन पीएच is very fast if a buffer solution is formed, if a buffer solution is formed at that point, if a buffer solution is formed at that point where indicator changes the color, in that case indicator will not work properly, in that case indicator will not work properly। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो so a buffer solution should not formed at that pH where indicator changes the color। तो जहां पे इंडिकेटर कलर को चेंज करता है वहां पे बफर सोल्यूशन नहीं बनना चाहिए, अगर बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे लिखना चाहो, लिख लो कि देखो इन केस ऑफ बफर सोल्यूशन इंडिकेटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इंडिकेटर का काम है सडन कलर चेंज करके दिखाना कि भाई हो गया, रुक जाओ। बफर सोल्यूशन बन गया तो पीएच का चेंज स्लो होगा, और फिर आपको एक्सपेरिमेंट मतलब पीएच का चेंज स्लो होगा तो कलर का चेंज स्लो होगा, तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इसमें एक बात मैं लिखवा नहीं रहा, पर आप लोगों को ध्यान रखना है लैब के लिए, ये बातें लैब के टाइम पे इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है, पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है जो कई बार लोगों को पता नहीं होता। एक बात समझ लो बस, इसको लिखना मत, या आप लिखना चाहो तो खुद से लिख लो, मैंने लिखवा रहा हूं। क्या है लैब के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये सपोज करते हैं HCl है और आपने इसमें फिनोप्थ्रिन को मिला दिया, ठीक है। लैब में क्या होता है, जो लैब असिस्टेंट होता है वो बोलेगा HCl में फिनोप्थ्रिन को मिला देगा 1-2 बूंद, और फिर आप मिक्स कर लो, अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। पूरे सोल्यूशन में फिनोप्थ्रिन और HCl मिल गया। लैब इंस्ट्रक्शन 2 चीजें हमेशा बोलेगा। पहला कि जब आप NaOH को ऐड करना तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप आराम से ऐड करना, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ऐड कर दिया, बोलेगा ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करना, मतलब 1 बूंद ड्रॉप करना और फिर थोड़ा वेट करना। दूसरा वो इंस्ट्रक्शन ये देगा कि आप जब भी मतलब बोलेगा पहले वो NaOH को भाई धीरे धीरे ऐड करना, मतलब अगर आपको मान लो NaOH 30 ml अगर डालना है तो उसको 30 ml को डालने में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लेना, और ज़्यादा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो वो बोलेगा आराम से करना, ऐसा नहीं कि आपकी कोई ट्रेन छूट रही, आराम से बोलेगा करने को। दूसरी बात, आप जब इसमें 1 ड्रॉप NaOH को मिलाओ तो उसको अच्छे से मिक्स करो और फिर वेट करो और फिर दूसरा ड्रॉप डालो। मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, देखो NaOH मतलब HCl है, 1 ड्रॉप NaOH डाला, मिक्स किया, फिर 1 ड्रॉप डाला, फिर मिक्स किया, ऐसे करना होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। क्या मिस्टेक होता है, पहली बात तो अगर आप जल्दी जल्दी डाल दोगे तो हो सकता है आप इक्विवेलेंस पॉइंट के आगे निकल जाओ, अगर जल्दी जल्दी डालोगे तो हो सकता है आप इक्विवेलेंस पॉइंट के आगे निकल जाओ और फिर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। और इसमें देखो होता क्या है, अगर आप इसको मिक्स नहीं करोगे या अगर आप इसको शेक नहीं करोगे तो क्या मिस्टेक हो सकता है, या मिक्स नहीं करोगे तो क्या मिस्टेक हो सकता है। देखो आप जब इसमें NaOH को ऐड करोगे तो
देखो ऊपर के सोल्यूशन में क्या होता है, HCl भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे NaOH भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब NaOH यहाँ पे गिरेगा तो ऐसा होगा ना, जैसे मान लो पानी में एक बूंद गिरा तो ऐसे उड़ता है ना थोड़ा, तो जैसे होता है ना एक वेव जैसा बनेगा। अरे ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जब NaOH इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे HCl से रिएक्शन कर लेगा। और आप देखोगे, आप अगर उसको हिलाओ मत, ये चीज़ करके देखना लैब में, ये सब तो मतलब मैंने तो बहुत बार किया हुआ है। आप जब एक ड्रॉप डालोगे शुरू में कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप जब एक ड्रॉप डालोगे तो सोल्यूशन में जब गिरेगा तो हल्का सा पिंक कलर आएगा और फिर गायब हो जाता है। मतलब कि आप जब शुरू में डालोगे तो यहाँ पे HCl रहेगा, देखो आसपास ऊपर के सरफेस पे HCl रहेगा, धीरे धीरे क्योंकि NaOH आ रहा है और आप मिक्स नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे देखो इस सरफेस का जो HCl होगा वो खत्म हो जाएगा, HCl क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आप जब फिर यहाँ पे NaOH को डालोगे तो यहाँ पे इंडिकेट, अरे HCl खत्म हो गया, अभी देखो नीचे HCl पड़ा हुआ है, आपको इसलिए बोलते मिक्स करते रहो। तो अगर आप मिक्स नहीं करोगे तो HCl क्या होगा, नीचे पड़ा रहेगा। आप आराम से सोचो, HCl नीचे पड़ा रहेगा और ऊपर क्या है कि अभी आपके पास एक इंडिकेटर है, तो जैसे डालोगे तो जैसे गिरेगा इंडिकेटर से रिएक्शन करेगा, पिंक कलर आएगा। पर वही है कि फिर HCl यहाँ पे थोड़े बहुत होंगे और उससे वो रिएक्शन कर लेगा और वो फिर पिंक कलर गायब हो जाता है। थोड़ी अगर आप मिक्स नहीं कर रहे तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही गिरेगा अगर आप मिक्स नहीं कर रहे तो यहाँ पे एक पिंक कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, पिंक। और आप जब उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो पिंक कलर गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे अभी HCl बचा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे पिंक कलर आएगा तो मतलब फिनोल्फ्थालीन कैसा, वीक एसिड, तो वीक एसिड ने अपना सॉल्ट बना लिया, तो मिक्स करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वीक एसिड को बाहर निकाल देगा और पिंक कलर गायब हो जाएगा। इसलिए बोलते उसको लगातार मिक्स करते रहो। मिक्स करने से क्या होगा, सारा का सारा HCl रिएक्शन करेगा। फिर आप जब इसको डालते रहोगे, जिस समय सारा HCl खत्म हो जाएगा उस समय जैसे पिंक कलर आएगा आपको एक्सपेरिमेंट रोकना होता है। वो पिंक कलर मिक्स करने से गायब नहीं होना चाहिए। आप जब लैब असिस्टेंट को दिखाते हो कि सर देखो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, तो वो दो ही चीज को देखता है, पहले मिक्स करके देखता है कि कलर गायब हो रहा है कि नहीं, और दूसरा पिंक कलर कितना लाइट है। डार्क करोगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो मिक्स करके मतलब मिक्स करते रहना चाहिए, कोई HCl बचना नहीं चाहिए। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा मैंने क्या बताया। तो अगर आप मिक्स नहीं करोगे तो उस केस में ऐसा होता है कि कई बार पिंक कलर आता है, मिक्स करोगे गायब हो जाएगा। ये ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो कई बार हो रखा है। तो इस लॉजिक पे क्या होता है, इंडिकेटर हमारा वर्क करता है। तो अब हम लोग आते हैं टाइट्रेशन करते हैं फटाफट। तो टाइट्रेशन में क्या होता है कि जैसे जो चीजें लैब में करवाई जाती है वहां, वो मैं आपको यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ, मतलब अभी बोर्ड पे, ठीक है। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, एक अननोन सैंपल, एक नॉन सैंपल, समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। नॉन सैंपल की हेल्प से एक अननोन सैंपल का मोलरिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखते पहला टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ, या वर्सेस लिख लो, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो अननोन सैंपल होता है उसको बीकर में रखा जाता है नीचे। तो मान लेते हैं कि भाई अननोन सैंपल एसिड है, ठीक है, वैसे कोई भी आ सकता है नीचे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को नीचे रख लिया। तो करना क्या है ये समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड या ml में और pH। तो क्या है, देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप लोग प्लॉट करोगे पहले, फिर मेरी बातें सुन लोगे, उसके बाद आपको खुद से कुछ करना है। अगर आप इस चैप्टर में फीलिंग लेना चाहते हो तो खुद से एक्सपेरिमेंट करो भाई, मतलब खुद से इसको सॉल्व करो। सिर्फ लिखने से या अच्छा नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। तो अच्छा नोट्स क्या होता है, अच्छा नोट्स लिखने में बहुत मतलब बहुत प्यार से लिखा, फिर अच्छा नोट्स बना तो लेते हैं लोग, अगर उसको नहीं पढ़ाई किया तो किसी काम का नहीं। और लास्ट में 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद कबाड़ी को बेचना ही है, और क्या होगा, कबाड़ी को बेचना ही होगा। तो इसलिए नोट्स को बहुत प्यार से बनाओ, मतलब बहुत प्यार से मत बनाओ मतलब कि जो काम करो इसको दिल लगा के करो, और इसमें मतलब कि सॉल्व करो, मतलब नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट मत करो। बहुत प्यार से लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सारा फोकस आपको उसको सॉल्व करने पर होना चाहिए। आप मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि नोट्स गंदा लिखो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे मान लो मैंने एक लिखा उसको सॉल्व करो।
गलत हो रहा है काटो, फिर से लिखो। मतलब गलत किया, काटा, फिर दोबारा लिखा, तो इससे ये प्रूफ होगा कि आपने ट्राई किया। और जो लोग ट्राई करते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, मतलब देखो दो टाइप के लोग होते हैं। मैं बोल दूंगा ये वॉल्यूम लिख लो और पीएच निकालो, तो कुछ लोग निकालते हैं, फिर गलत हो जाता है, काट पीट करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। कुछ लोगों को लगता है अरे सर मैंने लिख लिया तो गलत हो जाएगा, फिर नोट्स मेरा गंदा हो जाएगा। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों का किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिर्फ नोट्स को सुंदर रखने के चक्कर में, ये बहुत प्यारा लिखने के चक्कर में नहीं ट्राई करते, ऐसे लोगों का कहीं सिलेक्शन नहीं होता। भाई नोट सुंदर रखने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो। और एक बात को ध्यान रखना कि जिस नोटबुक में आप मतलब क्लास नोट्स में सब चीजें लिख रहे हो वहीं पर ट्राई करना है, रफ में ट्राई नहीं करना है, वहीं ट्राई करना है। क्यों वही ट्राई करना है? क्योंकि आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने पहले क्या मिस्टेक की थी और आपको ये मिस्टेक नहीं करना है और आपको ये करना है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी मिस्टेक क्या है। अगर आप सिर्फ सही सही लिखते रहोगे, अपनी मिस्टेक को नहीं पहचानोगे, तो एग्जाम में हो सकता है वो मिस्टेक फिर से कर दो। तो आपको अपनी मिस्टेक पता होनी चाहिए कि ये मैंने मिस्टेक किया है, मुझे मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। तो मैं ये जो करने के लिए जब भी देता हूँ, मैंने हमेशा बोला क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। तो उन क्वेश्चंस को रफ में ट्राई नहीं करना होता, क्लास नोट्स में ट्राई करना होता है। गलत हुआ कोई बात नहीं, काटो दोबारा लिखो। क्या करना, नोट्स का क्या करना अच्छा बना के, 2 साल बाद तो कबाड़ को ही बेचना है। तो इसीलिए ट्राई करो। एक सैंपल लेते हैं, अब समझो क्या है इसमें। 20 ml 0.1 m HCl, 20 ml 0.1 m HCl। हम लोगों ने यहाँ पे NaOH को ऐड किया 0.1 m, ठीक है। मतलब एक सोल्यूशन इसमें 20 ml 0.1 m HCl है, ठीक है। NaOH को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोगों को वही देखना है कि जब NaOH ऐड होता जाएगा तो क्या क्या pH रहेगा। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। स्टार्टिंग में 0, जब ऐड नहीं किया तो ये जो सोल्यूशन इसका pH निकालना है, सोच समझ के सॉल्व करना है चीज़ों को। जब 5 ml हो गया तो 10 ml हो गया तो 15, 19, 20 और फिर क्या करें 21। इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। ये तीन निकालने बहुत ज़रूरी है और फिर आगे की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्लासरूम चल रहा होता तब तो मैं सबको बोलता कि करो, खुद से करो, और मैं आप ही लोगों का संशय लिखता हूँ, मैं आप ही लोगों से काम करवाता हूँ। क्योंकि क्लासरूम है नहीं तो मैं आपको लोगों को बोलूँगा कि ट्राई करो भाई, नहीं करोगे ट्राई तो कुछ नहीं होगा। तो इसको करो ट्राई। अब आप लोग सॉल्व करते रहो। पहले वाले का pH 1 निकलेगा। अरे HCl था ना, दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले में क्या होगा, फटाफट मैं कर रहा हूं। तो देखो कैसे करेंगे, मोल ये 1.5 बचेगा, तो मतलब कि H+ का मोलरिटी 1.5/25। अरे वॉल्यूम को दोनों को मिला के 20 ml पहले से था, 5 ml ये मिला के, ठीक है। ये आप लोगों का काम है करना सारा ये। मेरे हिसाब से यही आएगा।
ये सब आप लोग करते रहो, मेरा सब बाबा करके दिखाना नहीं काम, ट्राई करते रहो, मैं तो बस रिजल्ट लिख रहा हूँ। log 7 की वैल्यू क्या होगी? देखो log 6 जो होता है वो होता है 0.77, करके दे। log 8 जो होता है 0.9, उसके बीच में कुछ ले लो, 1.85 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट चलेगा। ये 15 के लिए है ये। वन बाई 39 को अप्रॉक्सीमेटली चलो 40 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली assume कर लेते हैं। अरे मैंने क्या किया, 39 को अप्रॉक्सीमेटली 40 मान लिया, चलो उसको अच्छा 39 ना लेके चलो अच्छा 3.9, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो 3.9, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 4 ले लो, 4 की वैल्यू 0.6 लो। तो देखो बेस को ऐड करते जा रहा हो, पेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें समझो जब बेस 20 हो गया तो देखो 20 होते ही क्या है कि तो दोनों खत्म हो गए और सिर्फ सॉल्ट बना NaCl, और ऐसे सॉल्ट का पता ही होता है pH क्या होता है 7। तो देखो बताना मुझे ये था कि जहाँ पे देखो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि एसिड और बेस सेम हो गए, तो ये जो है ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो pH का चेंज देखो यहाँ पे देखो आप गौर को 5 ml ऐड किया तब भी थोड़ा सा चेंज, 5 ml ऐड किया तब भी थोड़ा सा चेंज, और यहाँ पे 19 से 21 ml चेंज किया, और pH का चेंज देखो 2.6 से 7, कितना बड़ा चेंज। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास का तो pH का चेंज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अब एक आगे वाला करते हैं। अब इस बार बेस बचा, तो देखो यहाँ पे समझो कि ये हो गया 11.4। तो बस आपको इसमें देखने वाली बात ये थी कि आप बेस ऐड कर रहे हो तो pH का चेंज देखो स्टार्टिंग में 5-5 ml में भी धीरे धीरे हो रहा है, पर इक्विवेलेंस पॉइंट के पास समझो 19 से 21 सिर्फ 2 ml चेंज करने में pH 2.6 से 11.4। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास pH का चेंज बहुत ही सडन होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू लिख लो, फिर नीचे लिखो नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, भाई जहां पे ये इसके आसपास, नियर इक्विवेलेंस पॉइंट चेंज इन pH इज वेरी फास्ट, चेंज इन pH इज वेरी फास्ट। अब एक डायग्राम एक्चुअल में इसमें प्लॉट करना था। तो इधर साइड है
pH और इधर साइड है वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखो अब पहले सबसे पहले 0 पे pH 1, आप लोगों को शायद डायग्राम ये ड्रॉ करना आता होगा, मैं भी कुछ कलरफुल मार्कर का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा था, ये पहले 0 मतलब 0 पे 1, फिर 5 पे 1 पॉइंट मतलब 5 ml पे 1.2 थे, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर देखो 10 पे अभी भी कम है, 2 से नीचे। 15 पे भी देखो 2 के नीचे है, अभी 2 के नीचे ही है। और देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 19 और ये 21, ये 19 है और ये 21। ये डायग्राम जो है फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कोई कुछ ऐसा नहीं हाइपरबोला पैराबोला कुछ, ये एक फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। देखो फिर 19 पे क्या हुआ कि 2.6, तो 19 पे देखो 2.6, ठीक है, तो 2 के ऊपर आ गया। और ये क्या है, ये आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट पे है। और देखो 21 पे क्या हुआ, 21, ये 21, तो इस पे ये कुछ ऊपर, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहाँ पे pH कितना है, 7, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि सॉल्ट बन गया है, एसिड एंड बेस का अमाउंट सेम है। तो नीचे लिख लो कि देखो इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस बिकम्स इक्वल एंड एट दिस पॉइंट सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एसिड और बेस सेम हो जाता है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे pH ऑलवेज 7 होना जरूरी नहीं है, pH की वैल्यू तो डिपेंड करता है फिर आपका सोल्यूशन किसका किसका है। मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, आगे हो सकता है कि अगर कोई वीक हो, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का pH बदल सकता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH 7 होना ऑलवेज जरूरी नहीं है, उस पर क्या होगा, एसिड और बेस का अमाउंट ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, ये जरूरी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, एसिड और बेस का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये अब देखो 2 इंडिकेटर बताया था कि इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क तब करता है जब वो उसमें pH का चेंज सडन हो। तो देखो सबसे पहला वाला जो था मिथाइल ऑरेंज, तो वो नियरली एक्चुअली ये वैल्यू तो 2.6 है, और वो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है 3 बल्कि 3.5 के आसपास, मतलब ये ऊपर है। तो देखो तो यहाँ पे क्या होता है, ये बीच वाले में अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, कलर चेंज करता है। मतलब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है 3 से लेकर 5 के बीच में कलर चेंज करता है, और फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो मतलब वही 10 और मान लो 8.3 या 8 मान लो, तो यहाँ पर क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन कलर चेंज करता है। तो देखो दोनों जगह पे क्या हो रहा है,
जब मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज करता है तब भी पीएच का चेंज सडन है, और जब ये चेंज करता है तब भी पीएच का चेंज सडन है। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या हो रहा है, पीएच का चेंज सडन है, तो यहाँ पे दोनों इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो इसमें नीचे लिखो इन अबाउट टाइट्रेशन both phenolphthalein and methyl orange indicator can be used because when both the indicator changes the color, at that point change in pH is sudden। तो इसमें pH का चेंज क्या होता है, सडन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का किया। अब बाकी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या इनके और भी जो केसेस है इन पे हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।